माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। सुश्री निकिता जो बिहार के पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करें। सुश्री निकिता। महोदय शपथ ग्रहण करिएगा या प्रतिज्ञा से? संसद के लिए लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का सदापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अनिकेत जो बिहार के पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब आगे शपथ ग्रहण करें। श्री अनिकेत। महोदय आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? मैं अनिकेता जो युवा संसद की लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन के हमारे देश में हुए दुखद घटनाओं की सूचना दूं। अप्रैल में हुए हमले में हमारे देश में कई लोग मारे गए, जिनकी इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु निश्चय ही दुखद है। इन सभी के परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी निर्दोषों की जान गई है, उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूँ। विपक्ष के नेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी निर्दोष मारे गए, यह काफी दुख है। उनके सभी परिवारजनों को प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। सदस्यगण अब नगारा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संपन्न परिवारों के संवेदना भेजेंगे। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मंत्रिमंडल को परिचय कराना चाहता हूँ।
माननीय रेल मंत्री श्रीमती यादव, माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती जी, और माननीय फॉरेन मिनिस्टर अमोल जी। अब प्रश्नकाल शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या 1 मोतीउल्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल माननीय गृह मंत्री जी से है। मेरा सवाल यह है कि हर वर्ष बाढ़ से भारी नुकसान होता है, इसके अस्थायी समाधान के लिए गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या दीर्घकालीन योजना बना रहा है? गृह मंत्री श्री अमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता को यह बता देना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय राज्य सरकार और एनडीआरएफ का एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। एनडीआरएफ की तैनाती अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिजर्व बेस बांधों और तटों की निगरानी और आपदा बाद पुनर्निर्माण नीति जैसे कदम किए जाता है। महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी सरकार जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर अंतरायी राजनीतिक कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत GIS और सैटेलाइट के उपयोग कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। प्रश्न संख्या 2 माननीय आलोकनाथ दुबे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से और महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाएं? माननीय शिक्षा मंत्री अभय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कई कदम कर रही है, जैसे कि PM विद्या शिक्षा जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा संपर्क स्मार्ट कॉलेज जैसी सुविधाओं और जिसके पास फोन नहीं है वो क्या करे? हम देखते हैं कि गाँव में बहुत सारे गाँव में ना स्कूल है ना वहाँ पे कैसे शिक्षा मिले। शांति है। अभी आपका समय नहीं है, आपका समय आएगा बोलिएगा। शांति है। प्रश्न संख्या 3 श्री लोक कुमार प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने सीज फायर क्यों किया और युद्ध विराम करने की घोषणा क्यों किया और ऑपरेशन सिंदूर को आपने किस तरह सक्षम बनाया? माननीय प्रधानमंत्री आदर्श कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष नेता जी मुझे बता देना चाहता हूँ, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमलों को देखकर हम अत्यंत दुखी हैं और हम यह स्वीकार भी करते हैं कि हमारी सरकार में यह चूक रही है। इस आतंकवादी हमले में 26 निर्दोषों की जान गई है। इसको लेकर को देखते हुए हमारी सरकार ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत 22 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट में हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया और अनेकों इलाकों को भी ध्वस्त किया गया, जैसे पाकिस्तानी एयरबेस, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को भी ध्वस्त किया गया। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे प्रतिपक्ष नेता के पूछ रहे हैं कि हमने सीज फायर क्यों किया, मैं बताना चाहता हूँ सभी को, दुनिया के किसी भी नेता ने हमें सीज फायर किए नहीं कहा। हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प आतंकवादियों एवं उनके ठिकानों को क्षति पहुंचाना है, न कि वहाँ के मासूम नागरिकों। और यही फर्क है हमारे भारत में और दूसरे देशों में। मैं मानता हूँ यह 140 करोड़ जनताओं की जीत है। मैं मानता हूँ यह भारतीय जवानों की जीत है। जिस प्रकार उन्होंने दुश्मनों के सीना पर तिरंगा झंडा लहराया है और ऑपरेशन सिंदूर का परिचय दिया है और एक टूटी सिंदूर का कीमत भी बताया है।
आतंकवादी थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे, उन सभी को दंड किया है। और आज हम सत्ता पक्ष में हैं, कल सत्ता पक्ष में आप थे और कल कोई और है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। रक्षा मंत्री जी आज भी हमारे देश में कई गाँव में खेल में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती है और समाज समर्थन सरकारी स्कूलों में शिक्षक और महिलाओं की भारी कमी है, जिससे प्रतिभाएं सबका रह जाती है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसा ग्रामीण लक्ष्यों के लिए योजना बनाई है जिससे उन्हें परीक्षा संसाधन और बराबरी के अवसर मिल सके और हर गाँव की बेटी के लिए मदद मिल सके। तुम्हारी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री, अपने देश के सामने एक मजबूत संकट के रूप में न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे प्रभावित करने वाले नारे को पेश किया था। वर्तमान में भी कई सरकारी नियोजन में भ्रष्टाचार जारी है, जहाँ आम नागरिकों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरा सवाल है, इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार कौन कौन सी ठोस कदम उठाए हैं, आगे किस तरह की नीति बनाएगी जिससे आपकी सरकार को लोग भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री श्री आदर्श कुमार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ ये संसद की संपत्ति है, इसे नुकसान मत पहुँचाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
व्यवस्थागत भ्रष्टाचार मुद्दे से मिटाने के लिए हमारी सरकार कई ठोस कदम उठाई है और आगे भी निरंतर उठाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले की जांच करती है और निगरानी भी करता है। सरकार भ्रष्टाचारी विरोधी कानून को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, जिसको भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो भी भ्रष्टाचारी आरोपी हैं सभी को दंड तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ उनको आजीवन याद भी रहेगा। इसके बाद कोई भी लोग ऐसा फैसला करने की कोशिश न कर। इसी के साथ साथ हर अधिकारी नेता अगर अपने पद के लिए सजग रहे, निष्पक्ष होकर अपने क्षेत्र में विकास करे, तो मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार बहुत कम होगा। लेकिन कोई भी नेता चाहे वो हमारी पार्टी की क्यों ना हो, वो दंडभागी होगा, क्योंकि देश से बड़ा कोई डर नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल जी ने कहा था ये भारत कोई भूमि की टुकड़ा नहीं है, ये भारत एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी हमारी ये गंगा है, इसका कब हमारी गंगा में बैटरी तार लगा तो सुने तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। जो हमारे सांसद विपक्षी नेता जो व्यंग कर रहे हैं, आपको जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। यहाँ पे जनता की हर एक वोट अहमियत है। जनता की समस्याएं आपसे आपको सुनाने आते हैं, ना तो जल्दबाजी करनी। जल्दबाजी करना तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वही अंतर है कि आप वहां पर बैठे हैं और आप दो सवाल बैठिए के साथ माननीय अध्यक्ष, मेरा स्वास्थ्य मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत में गैस संक्रमण को मानसिक स्वास्थ्य संकट, प्रदूषण और संक्रमण बीमारियों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या ठोस और दीर्घकालिक रणनीति अपना रही है। Health Minister will become my माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाए ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य, टीबी, कैंसर, डायबिटीज और दूसरे रोगों से निपटने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ मिशन और टेलीविजन के जरिए दूर दराज के इलाकों तक सेवाएं पहुंचाई जाती। हमारा लक्ष्य है सभी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य। बड़े-बड़े ट्रीटमेंट का है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में तो सवाल नहीं है। क्या किया जाएगा? इसके लिए क्या किया जाएगा? शांत रहिए। इसका जवाब नहीं है। अपने सरकार में क्या किया आप बताइए ना। हम प्रयास करते हैं, हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं। जो हम गलती करते हैं वो सिखाते भी हैं। शांत रहिए। मजबूरन सबको आपको समझ में बाहर निकलवाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 8 अर्पित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों की घटनाएं आज भी भयावह रूप से सामने आ रही है। न्याय प्रणाली की धीमी गति और कई मामलों में प्रभावशाली लोगों की
संलिप्तता के कारण पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल पाता। क्या केंद्र सरकार इन मामलों में तेज और सख्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी ठोस और पारदर्शी राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है? क्या दुष्कर्म के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी और पीड़िताओं की सुरक्षा और मानसिक सहायता सुनिश्चित की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति का बात मत करिए, बात मत घुमाइए। शांत रहिए, शांत रहिए। नहीं बोला जा रहा है। एक मिनट आप एक मिनट जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी। आपको समय दिया जाएगा बोलने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति का अर्थ है महिलाओं की शक्ति, समता और समाज में उनके योगदान का उत्सव। आज देश में जिस प्रकार दुष्कर्मों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इन जैसे जघन्य अपराधों को लेकर कड़ी से कड़ी कानून बनाई जाए। जो भी अपराधी ऐसे दुष्कर्म करने का प्रयत्न भी करता है, उसके खिलाफ उसको ठोस से ठोस दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसको फांसी भी मिलेगी। किसी भी अपराधी को यह हक नहीं कि वो समाज में सर उठाकर चल सके। और आज से यह मैं प्रण लेता हूँ कि आप सभी को एक भयमुक्त प्रदेश देने के लिए इन जैसे माफियाओं को उनके घुटने पर माफीनामा मांग दिया। प्रधानमंत्री जी, आखिर फांसी कब दिलवाई जाएगी? आखिर फांसी कब दिलवाई जाएगी? अध्यक्ष जी से पूछिए, पहले तैयारी करके आइए थोड़ा सा। वही क्वेश्चन करने होते हैं पार्लियामेंट में। तैयारी के साथ नहीं करना। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि फांसी दिलवाई जाएगी। इनकी सरकार आज 20 साल से कितने दुष्कर्म में फांसी दिलवाई है, कृपया हमें बताएं। मैं आपके जैसा सुनिए, मैं आपके जैसा कोई जादूगर नहीं हूँ कैसे सीख कर सभी को फांसी मिलेगी और अवश्य मिलेगी। सभी सबूतों को देकर फांसी मिलेगी। और सुनिए, 2004 से 2014 तक 7,217 आतंकी घटनाएं हुई और 2014 से 2025 तक 2,150 आतंकी हमले हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने यहाँ पे आतंकी हम लोग का बात नहीं करते। फांसी मिलेगी, सभी सबूत में मिलेगी। आपके जैसा मैं जादूगर नहीं तुरंत फांसी दे दूंगा। क्या कर रहे हैं? 2004 से लेकर 2014 तक 1,770। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप बात मत घुमाइए। यहाँ पे कोई आतंकवादी वाला बात मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। श्री अर्पित शुक्ला जी, आपने प्रश्न किया तो पहले जवाब सुनिए, उसके बाद मैं क्या बोला हूँ? आप जैसे डायरेक्ट में स्किप करने वालों में किसी को अपराधी घोषित करके को फांसी मिलेगी। महोदय 20 निर्दोषों को सभी को जांच होकर फांसी मिलेगी। इतनी जल्दी फांसी किसी को मिलती नहीं। आप कौन होते हैं ये देने वाले? जो अपराधी होगा उन्हीं को फांसी दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष, मेरा सवाल माननीय रेल मंत्री, हमारे देश में दिन प्रतिदिन रेल घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? आपकी सरकार की इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने रेल घटनाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिससे हमारे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। कवच नामक प्रतिक्रिया एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो दो ट्रेनों के टक्कर को रोकती है और जरूरत पड़ने में ब्रेक खुद लगाती है। रेल सुरक्षा बजट सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक राशि रेल सुरक्षा पर खर्च की है।
बोर्ड अपग्रेडिंग शामिल है, रिपोर्टिंग सिस्टम और जांच। हर दुर्घटना के बाद उच्च स्तरीय जांच होती है और दोषी की विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 10 श्रीमती कुमारी जी फाइनेंस मिनिस्टर से प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री, आपकी सरकार बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान किए हैं? माननीय फाइनेंस मिनिस्टर आज के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बजट 2025 को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसमें कि हमारे देश के हर किसान को लाभ मिलेगा। बजट में किसानों के लिए जहां क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई, वही प्रधानमंत्री धन योजना लॉन्च की गई। इसके अलावा कृषि उपज बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में योजनाएं फंड की घोषणा की गई, जिससे हमारे किसान भाई और बहनों को मदद मिलेगी। अगर इतने गरीब इंसान मर जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके? आपके कहीं ना कहीं कमी है। बीच में मत बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हर साल करोड़ों छात्र एवं छात्राएं अपनी मेहनत, सपनों और उम्मीदों के साथ परीक्षाएं देते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो केवल एक परीक्षा नहीं टूटता है उनका भरोसा, उनकी भविष्य और इस सिस्टम पर से विश्वास। सवाल यह नहीं कि पेपर लीक कैसे होता है, सवाल यह है कि यह बार बार क्यों होता है। आखिर सरकार ने अब तक ऐसे क्या ठोस और अस्थायी उपाय किया जिससे भविष्य में यह दोहराया ना जा सके। तब तक छात्र एवं छात्राएं सिस्टम फेल होने की कीमत चुकाते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी चिंता पूरी तरह से जायज़ है। जब एक परीक्षा का पेपर लीक होता है तो यह केवल एक प्रश्न पत्र नहीं होता जो बाहर आया है, यह लाखों छात्रों के विश्वास, मेहनत और भविष्य के साथ किया गया विश्वासघात होता है और मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। आपका यह सवाल बिल्कुल सही है कि सवाल यह नहीं है कि पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल यह है कि यह बार बार क्यों हुआ। पिछले वर्ष में हमने यह अनुभव किया है कि परीक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर कुछ लोग अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं, लेकिन यह स्थिति अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी सरकार इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत से कार्यों पर काम कर रही है, जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण, जिसकी स्थापना प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जो सभी प्रमुख परीक्षाओं की निगरानी करेगा और डाटा सुरक्षा से लेकर पेपर वितरण तक की पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाएगा। डिजिटल एन्क्रिप्शन प्रणाली सभी प्रश्न पत्रों को अंतिम समय पर डिजिटल एन्क्रिप्शन में रखने के लिए सेंट्रल सर्विलेंस की तकनीक लागू की जा रही है। हाल के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। अब पेपर लीक के बाद ऐसा प्रतीत नहीं बल्कि सक्रिय अपराध है। परीक्षा के एग्जाम निगरानी बढ़ाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग आधारित लागू किए जा रहे हैं। सरकार की यह और छात्रों की मेहनत की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है और हम इस केवल छात्रों में नई जमीन पर लागू करने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, अब सरकार की भी है। धन्यवाद। बताइए, कितनी कमजोर कोडिंग होती है?
संख्या 13 आयुष्मान कुमार राय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न श्री विदेश मंत्री जी से है। आज जब कई भारतीय छात्र और छात्राएं कामगार और विदेशों में बसे हैं, क्या विदेश मंत्रालय इनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा हेतु कोई वैश्विक नीति या तंत्र स्थापित कर रही है? माननीय विदेश मंत्री महोदय, क्या जाते भारतीय छात्र और कामगार विभिन्न देशों में निवास करते हैं, उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा विदेश मंत्रालय द्वारा काफी शामिल है। इसके लिए प्रवासी भारतीय प्रवासों को सशक्त किया गया है। कानूनी सहायता और आपातकालीन विकास योजनाएं संचालित कर रहे हैं। हाल ही में कई संकट क्षेत्रों से भारतीय सुरक्षित वापसी नीति का हिस्सा रही है। सरकार प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा हर बात के दुनिया कहीं भी सुरक्षित है, कहीं हमारा सुरक्षा है। यहाँ पे ऐसी शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर लोग बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आपके इन्हीं में इतने सवालों पर ऐसे आप वहाँ बैठे माननीय स्वाभिमान कुमार जी, जो श्रीलंका पार्लियामेंट के प्रतिनिधि है, जो कि आज हमारे सभा में उपस्थित हुए हैं, उनका हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं। अब शून्य काल शुरू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछना। माननीय, जब हमारी सीमाओं पर हजारों सुरक्षा बल तैनात हैं, आधुनिक ड्रोन सिर्फ हमारी सीमाएं पार कर देश के भीतर घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं। महोदय, क्या यह इंटेलिजेंस की विफलता है, सुरक्षा संसाधनों की कमी है, या फिर सिस्टम के भीतर कोई गहरी खामी है? देश यह जानना चाहता है कि चौकसी के इतने पुख्ता इंतजाम है, तब भी आतंकवादी फोर्स की मौजूदगी को चकमा देकर कैसे अंदर दाखिल हो जाते हैं? और सबसे अहम, सरकार इस खतरे को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कौन कौन से ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है? क्या हमारे सीमावर्ती गांव जवान और नागरिक अब भी असुरक्षित रहेंगे, या अब कोई निर्णायक नीति? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। हमारी समस्याओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। देश की सीमाओं पर तैनात हजारों सुरक्षा बल, अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, सैटेलाइट और हाईटेक सेंसर लगाकर सक्रिय है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे दुश्मन नए नए तरीके अपनाकर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, और कई बार प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसे कि दुर्गम भूगोल निगरानी को चुनौती दे रही है। महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक इंटेलिजेंस का सवाल है, हमारी एजेंसियाँ चौकन्ना रहती है और अधिकतर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जाता है। लेकिन अगर कहीं चूक होती है तो उसकी समीक्षा कर तुरंत सुधार किया जाता है। सरकार ने सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, AI आधारित निगरानी और इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, अंग्रेजी में आपको बता दें तो तेजी से लागू करना शुरू कर किया। महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी नागरिकों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे दुश्मन की गतिविधियों की शुरुआत जानकारी मिल सके। आपका यह प्रश्न हो सकता है, क्या सीमावर्ती नागरिक अब भी सुरक्षित रहेंगे? इसका जवाब है नहीं। हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है
हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि रोकथाम और प्रतिरोध रणनीति लागू की जा रही है ताकि ऐसे खतरे भविष्य में जड़ से समाप्त किए जा सके। हम देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं सरकार हर मोर्चों समझौता नहीं की जाएगी। धन्यवाद। इनके प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार को बता रहे थे कि हमारी सरकार घुसे हैं हमारे देश में, अभी तक इन्होंने उनका कोई निर्णय नहीं लिया। क्या बताएंगे? अभी जो सत्ता की सरकार है वो नहीं है। इससे पहले इनका बता देना चाहते हैं। धन्यवाद। एक मिनट रुको, एक मिनट।